नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की ओर से जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्होंने मिशन 2024 को मानकर जनता के बीच में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, जनता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भाजपा की बहुत पुरानी कार्यकर्ता, विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं और वर्तमान में भी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, महिला शिक्षिका भी रह चुकी हैं, डॉक्टर शकुंतला शर्मा। आज हम उनसे जानेंगे कि क्योंकि उन्होंने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। आज हम उनके माध्यम से आपको बताएंगे उनके जीवन के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में और जिस प्रकार से वो समाज में पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं, किस प्रकार जनता में अपना समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, उसको लेकर विभिन्न जानकारी आपके आगे साझा कर रहे हैं। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका खबरनामा हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं, आप भाजपा में कई दशकों से लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में अगर मैं शुरुआत की बात करूं, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता है जो इस खबर को देख रही है, वो ये जरूर जानना चाहेगी कि जिस उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है नारी शक्ति के रूप में, आखिर उनका पारिवारिक, उनका शैक्षिक, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। तो अगर मैं परिवार की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, परिवार के बारे में, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में। राजेश जी, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं जी। और मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी। 20 साल में मैं 3 बच्चों की माँ थी। 10वीं के बाद मैं ससुराल गई और ससुराल जाने के बाद फिर मैंने अपनी शिक्षा को कहीं भी आड़े नहीं आने दिया शादी को। जैसे कहते हैं शादी के बाद जो है फ्यूचर रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कैरी ऑन रही और मैं 10वीं के बाद ससुराल जाने के बाद मैं 3 MA की, मैंने BEd की, MEd की, PhD की और लगातार मैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही हूँ और 33 साल मैंने जॉब की है। मतलब बतौर शिक्षक आपने काम किया। तो जब बतौर शिक्षक आपने काम किया, मुझे लगता है आपने महिला छात्र जो गर्ल्स स्कूल में ही आपने लास्ट टाइम आपकी वर्किंग रिटायरमेंट रही ना जी। तो वहाँ महिला, आप खुद महिला है, बेटियों के स्कूल में आपकी बतौर जो रिटायरमेंट हुई टीचर, तो कैसा एक अनुभव रहा टीचिंग लाइन का, राजनीति से आने के पहले का? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी एक आदत है, वो गॉड गिफ्टेड है। मैं जिस काम को करती हूँ, जिस काम को लेती हूँ, उसको मैं मन से करती हूँ। मैंने अध्यापन जो अपना व्यवसाय अपनाया तो मैंने बड़े मन से काम किया। और मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने 33 साल नौकरी की है और मेरा एक भी रिजल्ट माइनस में नहीं है, चाहे स्कूल का है चाहे बोर्ड का है। बहुत अच्छा। और गर्ल्स के लिए मैं हमेशा मोटिवेशनल गीत लिखती हूँ, उनको पारिवारिक और व्यावहारिक और सांसारिक बातों के साथ मैं जानकारी देती आई हूँ, चाहे लड़की 5वीं की है, चाहे 8वीं की है, चाहे 10वीं की है या 12वीं की है। मेरा ये मिशन रहा है कि एज ए महिला जी, जो बच्चियां आगे तैयार होंगी, राष्ट्र का निर्माण करेंगी, उनको संस्कारी, व्यवहारिक और पारिवारिक होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा से राजनीति में आना कैसे हुआ, क्या वजह रही, झुकाव कैसे हुआ भाजपा की तरफ? भाजपा की तरफ झुकाव मेरा, असल में मैं विचारों को बड़ा महत्व देती हूँ। राष्ट्रीयता सबसे पहली बात, देश हित की बात करना, देश प्रेम और समाज के अंदर वो काम करना जो आम जनता के काम आए। संघ से जुड़ी हुई भाजपा है, भाजपा एक शाखा है संघ की। संघ का अभिप्राय है कि राष्ट्र के अंदर प्रेम, शिक्षा, सद्भावना, सौहार्द और समता लाना, तो उसी का प्रारूप भाजपा है। तो इसलिए मैंने राजनीति में आने से पहले एक बात पे गौर किया कि मैं ऐसे दल को चुनूंगी जो राष्ट्रीयता के साथ काम करता हो, जिसका केवल मिशन पैसा कमाना या नाम कमाना ना हो। तो लगभग भाजपा में आप किस वर्ष में आपकी एंट्री हुई, अगर बात करें कितने साल हो गए? मैंने 2003 में छुट्टी अप्लाई करके VRS अप्लाई करती थी, 1 साल में छुट्टी पे रही और 2003 में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले ली थी।
लगभग 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल। तो इन 20 सालों की अगर बात करें तो 20 साल में आपने पार्टी ने आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी और किस प्रकार से आपने उस जिम्मेदारी को निभाया? पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारी रोजी मलिक जी महिला सेल की अध्यक्ष थी स्टेट की। उन्होंने मुझे महिला सेल की अध्यक्ष मेंबर बनाया स्टेट का। उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं मेन भाजपा में काम करूं। फिर मैंने कहा भी मैं मेन भाजपा में काम करूंगी, तो मैं मेन भाजपा की जो सदस्यता ले ली थी। सदस्यता तो सबकी एक ही है। फिर मैं जिले में पहले मंत्री रही, फिर उपाध्यक्ष रही, फिर मैं स्टेट की मेंबर बनी। उसके बाद फिर मैं स्टेट की प्रवक्ता बनी, पैनल में रही, टीवी पे बहस में रही, राष्ट्रीय परिषद की मेंबर रही, और एक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ था हमारा, उसकी भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर रही हूँ। तो वर्तमान में क्या क्या पद है आपके पास? वर्तमान में अब मैं विजिलेंस ग्रीवेंसीज की मेंबर हूँ। बेटी बचाओ की मैं रोल मॉडल हूँ जिला कुरुक्षेत्र की, जो सरकार की तरफ से हर साल कुछ स्कूल चुने जाते हैं जिनमें बेटियों के मन की बात और उनको सशक्त कैसे बनाए, उनकी बात को कैसे वो अपने मन की बात बाहर निकाले, वो क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, उनके मन की बात सुनना और उसके समाधान देना। ऐसी मेरी अब सरकार की तरफ से ड्यूटी लगती है। तो लगभग मैं 250 से ऊपर मेरे लेक्चर इन 9 सालों में हो गए हैं। जैसे हाल ही में आप खुद महिला हैं, आपने जैसे बताया कि बेटियों के ऊपर ही लगातार काम कर रही हैं, बेटियों को ही पढ़ाती आई हैं। तो अभी हाल ही में जो महिला विधेयक बिल आया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बल्कि अगर मेरे मन की बात पूछी जाए तो अब हमारी संख्या जो है, जो हमारा लैंगिक जो अनुपात है, वो हम लगभग बराबर जा रही है। तो 50% हमारा आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन चलो 33% भी भाजपा ने इतने सालों के बाद हमें ये अवसर दिया है, तो मैं इसे पॉजिटिव लेती हूँ। और मैं एक बात और कहती हूँ, मैं महिला हूँ लेकिन और भी महिलाएं हैं। कोई भी पद किसी भी महिला को अगर मिलेगा तो मुझे उससे भी खुशी होगी जैसे मुझे अपने आप को मिलने से। बात अगर महिलाओं की हो रही है, नारी शक्ति की बात हो रही है, महिला विधेयक की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों है कि जिस पार्टी से आप जुड़ी हैं, जिसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, अगर फ्रंट रूट पर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या बहुत कम नजर आती है। अगर आप कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, अगर कुरुक्षेत्र शहर की हम बात करें, तो डॉक्टर शकुंतला शर्मा है, रेणु खुग्गर है, अनु माल्यान है, शशि सैनी है, 2-3 नाम और होंगे महिलाओं के। परमजीत कश्यप जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, परमजीत कश्यप। तो इतने नाम, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े सदस्य, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन फ्रंट फुट पर महिलाओं के गिने चुने नाम ही क्यों? आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक पार्टी को मैं या अपनी भाजपा को मैं इसको जिम्मेवार नहीं मानती, क्योंकि हमारा दायरा और हमारे काम महिलाओं के इतने हैं कि हम लोग परिवार से बाहर बहुत कम समय दे पाते हैं। जैसे मैं जॉब करती थी, फिर मुझे परिवार भी देखना होता था। राजेश जी, आज तो काम करने वालियां हैं, मेरे समय में तो मैं सारे काम टोटली खुद करती थी, तो कितना समय बचा पाते हैं। उसके बावजूद भी मैंने यूनियन में काम किया। फ्रॉम वेरी बिगनिंग ही मैंने यूनियन में काम किया। व्हेन आई वाज गोइंग टू बी ए टीचर, तब मैं एक यूनियन की मेंबर बन गई थी। केंद्र और प्रदेश सरकार की बात करें, 10 साल पूरे होने को हैं, 2 प्लान सरकार के निकल चुके हैं, होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। ऐसे में इन 10 सालों को बतौर भाजपा नेत्री के तौर पर, एक नारी शक्ति महिला के तौर पर, एक गृहिणी के तौर पर आप किस नजरिए से देखते हैं? राजेश जी, ये विषय और ये प्रश्न आपका बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसका विजन भी बड़ा है। मैं पॉजिटिव वे से देखती हूँ। पॉजिटिव वे से 2-3 तरह। एक तो बेटी बचाओ का जो नारा सरकार ने दिया, उससे जो लैंगिक अनुपात है वो बड़ा है जी। जबकि पहले जिस टाइम में कम था, कम जा रहा था, आज बहुत से बच्चे उस एज ग्रुप के कुंवारे हैं। आज कुंवारे हैं, लड़कियां अवेलेबल नहीं थी। और जब लड़कियां कम होती हैं तब भी, और जब लड़के कम होते हैं तब भी महिला को ही उसका दर्द झेलना पड़ता है। ज्यादा होती हैं तो कई बार एक की 2 शादियां, एक आदमी के साथ 2 लड़कियों को पीछे होता था, ऐसा है ना। और जब कम होती हैं तो उनको अपनी सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विवाह हमारे जीवन, हमारे देश की एक ऐसी रीति है जो सबका ही होना होता है।
शादी एक ऐसा है, रोजगार है, बेरोजगार है, कोई कैसा भी है, शादी हमारा एक क्या कहूँ मैं उसको, एक दृष्टिकोण है भारतीय जनजीवन का और हमारी सनातन परंपराओं का। तो इसमें मैं कहती हूँ जब अनुपात बड़ा है तो, और दूसरा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने से भी जो है बहुत हमारी संख्या लड़कियों की पढ़ाई में भी आगे बढ़। महंगाई अगर बढ़ी है तो बतौर गृहिणी क्या कहना चाहिए? महंगाई भी तो बढ़ी है काफी, किचन का बजट बिगड़ा है महिलाओं का। महिलाएं ऐसी ताकत रखती हैं, महंगाई कितनी भी बढ़े हम उसको संतुलन में रख लेती हैं। सूट 4 ना सिलवाए तो 2 सिलवा लिए। महंगाई पे आ गया, टमाटर महंगा है तो टमाटर की बजाय अमचूर इस्तेमाल कर लिया। हम रसोई को बैलेंस में रखते हैं, महंगाई कहीं भी जाए। अनाज का भाव कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, जो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है, नशा भी बढ़ा है, इसकी क्या वजह है? नशे के बहुत सारे कारण हैं, बेरोजगारी भी एक नशे का कारण है। उसके अलावा ये जो संचार क्रांति हुई है ना, इसमें वो चीजें दिखाते हैं जो दिखाने की नहीं है, और समय से पहले जब बच्चे ये चीजें देखते हैं तो प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बड़े बड़े जूते पहन के चलते हैं, क्योंकि वो जो देखते हैं मेरा फादर ये जूता पहनता है मैं पहनूं। तो कई बार परिवार में कितना भी अच्छा वातावरण हो, लेकिन सामाजिक वातावरण भी बच्चे पर असर डालता है, और जिसके साथ आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आपने दावा किया है, पहले पिछले चुनावों में भी आपका नाम चर्चा में था कि आप थानेसर से विधायक का चुनाव लड़ सकती हैं। अब एक बार फिर से आपका नाम चर्चा में है। पिछले 10 सालों में अगर कुरुक्षेत्र की ही बात करें तो 3500 करोड़ रुपए के विकास दावों की बात की जा रही है। क्या आप उस दावों से सहमत है? लगता है आपको कि कुरुक्षेत्र में अभी भी कुछ काम होने बाकी हैं? अगर आपको प्रतिनिधि बनने का जनता अवसर देते तो उन कामों को आप करवाएंगी? ऐसे कौन से काम है जो आपको लगता है अभी बाकी हैं, होने चाहिए जल्दी? राजेश जी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ आपको। असल में मैं किसी की निंदा करने की या किसी को काटने की राजनीति करना ज्यादा पसंद नहीं करती। नहीं, वो इसलिए भी मैम कि आप जब जनता के बीच में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आप इतने पद आपको मिले हुए हैं, लगातार जनता में सक्रिय हैं, तो लोग भी आपको कुछ ना कुछ कहीं नाराजगी भी व्यक्त करते होंगे, कहीं पार्टी की तारीफ भी करते होंगे, सरकार की, केंद्र की, प्रदेश सरकार की तारीफ भी होती होगी, कहीं बुराई भी होती है, क्योंकि लोगों के व्यक्तिगत मत है, दृष्टिकोण है सबका। उस नजरिए से पूछ रहा हूँ कि जनता के बीच में क्या सुनने को मिलता है, और उस जनता की राय के अनुसार आपकी क्या राय बनती है कि वाकई कौन से काम अच्छे हुए हैं और कौन से काम होने बाकी हैं? असल में जनता की जरूरतें बढ़ती रहती हैं तो काम बकाया होते रहते हैं जी। इसमें रोजगार भी आ जाता है, क्योंकि हर साल बहुत से बच्चे ट्रेनिंग करके बाहर आते हैं और वो बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। जितनों को नौकरी मिलती है उतने फिर टेल पे चले जाते हैं। तो इसलिए बेरोजगारी खत्म होने वाली समस्या नहीं है। कोई भी सरकार आए, कोई पार्टी आए, मैं हूं, आप हो या कोई और हो, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरंतर बढ़ती हैं। जैसे भूख खत्म नहीं हो सकती, आज खाया पेट भर गया, कल को फिर भूख लगेगी, दोपहर को फिर लगेगी। तो इस तरह से कई मुद्दे ऐसे होते हैं। इसके अलावा काम बहुत हुआ है। अगर खड्डा भर के बिल्डिंग बढ़ानी हो तो मकान को चमकाने तक जो है ना बहुत सारा समय लगता है। जैसे आपने कहा भूख खत्म नहीं हो सकती, आज खाया फिर दोबारा खाना पड़ता है, ऐसी बेरोजगारी है। लेकिन फिर सरकारें, सभी पार्टियां दावे क्यों करते हैं कि हमें मौका दो, हम बेरोजगारी को खत्म करते हैं? देख लो, बेरोजगारी को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन चलाया हुआ है। 9th क्लास से ऐसे सब्जेक्ट जो है स्कूलों में शुरू कर दिए हैं कि बच्चा +2 करने के बाद नौकरी की तरफ दौड़ने की बजाय काम करना शुरू करेगा। विभिन्न ट्रेड जो है स्कूलों में आ गए हैं। उससे क्या होगा, बच्चा नौकरी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जो काम आमदनी वाले परिवार हैं उनके बच्चे जो है काम करके अर्निंग करेंगे। तो ये कितना बड़ा। कुरुक्षेत्र के कामों की बात कर रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? काम तो सभी के लगभग एक जैसे होते हैं, काम बहुत हुए हैं। अब देखो रेलवे ट्रैक बन रही है, ये कितना बड़ा एक काम है, चाहे ये केंद्र का है चाहे ये है तो पार्टी का ना। निसंदेह बहुत अच्छा काम है। इससे पूरे शहर को बहुत ज्यादा लाभ बाकी लगता है आपको जनता के बीच में? जनता बाकी में ऐसा है, सफेदी करने का काम बहुत बाद में आता है जी, है ना। उससे पहले अगर खड्डा हो उसको भरते हैं, फिर नींव बढ़ाते हैं, फिर मकान बढ़ाते हैं, लपाई होती है, पीओपी का भी सबसे लास्ट में, और फिर उसके बाद सफेदी। अभी सफेदी होनी बाकी है, नहीं कहीं जिसमें 10 साल का समय का थोड़ा रहा है
या अभी और समय मिलना चाहिए? देखिए, सफेदी के लिए अभी भी लगता है अभी 5 साल और मिलने चाहिए? देखो 5 साल तो हमें मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी, 10 साल ये कम मिले हैं कि अभी भी लगता है कि सफेदी के लिए 5 साल और चाहिए? जितना काम करने को था जी, उसको करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए था। 10 साल भी काफी हैं, इसमें बहुत से काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कुछ काम बकाया है। जैसे पानी के भराव की समस्या है, हालांकि ये रोज की समस्या नहीं है, बारिश की है। और जब नदियां खाड़े भर जाते हैं, किसी का पुल टूट गया, किसी की पटरी टूट गई, तो उससे हम निजात तो नहीं पा सकते, लेकिन उसका कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। निकासी, अब निकासी के लिए भी आप यूं बताओ, पानी को कहाँ डालेंगे? किसी खाड़े में, किसी नदी में, किसी नहर में, कहीं तो जाएगा पानी। अगर वो पहले ही ओवरफ्लो है तो भर जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ी बरसात में जो पानी भर जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ हमारा निकासी पानी के निकासी की समस्या मुख्य है। उसके अलावा और क्या आपको लगता है कि और काम पेंडिंग है जो जल्दी होने चाहिए? एक सफाई की समस्या बहुत है, हालांकि बहुत सा काम हुआ है, डंपर भी लगे हैं, कूड़ा भी उठाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी उसका निस्तारण का जो है पूरा प्रबंध नहीं हो पाया। निस्तारण की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आपने दावा किया है। हाँ जी। इस समय फिलहाल कुछ नाम ही चर्चा में है, चाहे वो पूर्व सांसद नवीन जिंदल का हो, हालांकि अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया, और मुख्य रूप से नाम नायब सैनी का ही आ रहा है चर्चा में कि नायब सैनी ही दोबारा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले 5 सैनी उम्मीदवार जो है सांसद रह चुके हैं, चाहे वो गुरदयाल सैनी हो, 2 बार कैलाश सैनी रह चुकी हैं, 1 बार राजकुमार सैनी रह चुके हैं, और 5वीं बार जो है नायब सिंह सैनी 5वें सांसद थे जो सैनी समाज से रहे हैं। ऐसे में सैनी समाज का दावा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा माना जा रहा है, शायद यही वजह है कि उन्हें दूसरी बार भी प्रमुख रूप से उम्मीदवार माना जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर शकुंतला शर्मा अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं इस दावों के बीच में? राजेश जी, हालांकि सैनी सीट नहीं है जी। जैसे कुरुक्षेत्र थानेसर जो है वो पंजाबी सीट नहीं है जी। ब्राह्मण सीट है, ये सबसे ज्यादा ब्राह्मण है इसमें। लेकिन बार बार टिकट मिलना, अब 2 बार से तो हमारा केंद्र की हम राजनीति कर रहे हैं, तो मोदी की लहर में 2 बार सैनी बन गए जी। लेकिन अगर किसी और को भी टिकट मिलता तो वो भी बनता। और मैं मोदी लहर में जीते हैं, जो भी वो मोदी लहर में जीते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब भी लगता है कि मोदी लहर का मोदी लहर अब भी है, मोदी लहर अब भी है, तो मतलब कोई भी खड़ा हो जीत जाएगा, कोई भी खड़ा होगा वो जीतेगा। तो यही वजह है कि मोदी लहर का ही मुख्य दावा कि डॉक्टर शकुंतला शर्मा खड़ी हो या नायब सैनी खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो, मोदी लहर में जीतेगा। मोदी लहर में जीतेगा, मोदी लहर का पूरा प्रभाव रहेगा, और मोदी लहर का प्रभाव तो अभी बरसों चलने वाला है। तो अब चुनाव कभी भी हो सकते हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, मान के चलते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी जल्द ही घोषित हो सकते हैं, दिसंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। टाइम थोड़ा है, 4 महीने, 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। इन 6 महीनों में डॉक्टर शकुंतला शर्मा की क्या रणनीति रहेगी? देखो, मैंने पहले भी लोकसभा में काम किया है, मेरे पास वो सपोर्टर और वोटर है जो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, जो घर बैठ के सपोर्ट भी करते हैं और वोट भी देते हैं। इस बात को आप मानोगे, अधिकतर महिलाएं, क्योंकि मैं वीमेन वेलफेयर के लिए काम करती हूँ, और कम से कम मैं 22-23 लड़कियों को, ऐसियों को दोबारा से ससुराल भेज चुकी हूँ जिनके बच्चे माँ बाप ने देखे नहीं थे। तो मेरा महिलाओं में ये काम रहता है, और मेरा संदेश भी है। वीमेन वेलफेयर के लिए गीत लिखती हूँ, रेडियो स्टेशन पे मेरे गीत आते हैं, कविताएं आती हैं, जो मैं वीमेन वेलफेयर के लिए ही मैं ज्यादा काम करती हूँ। तो मैं, फिर सरकार ने जो है महिला आरक्षण कर दिया है जी, दावा मजबूत, तो मेरा दावा मजबूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से, मेरे मुकाबले में किसी भी महिला ने, मैंने राजनीति में काम नहीं किया। मैं 24 आवर्स पार्टी के लिए काम करती हूँ। मैं जहां पानी पीती हूँ वहां भी जब तक 10 बार भाजपा ना कहूँ तो मेरा पानी हजम नहीं होता। मतलब मैं इस एक्सट्रीम तक मेरे को भाजपा से मेरा प्रेम है। पार्टी में रम बस गई है, और लगता है कि पार्टी आपकी जो लगातार सक्रियता है, पार्टी के प्रति वफादारी है, उसको देख के आपको टिकट देगी। हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना भी चाहिए, क्योंकि महिला होने के नाते कैथल में और कुरुक्षेत्र में
कोई नाम आपने मेरे मुकाबले में प्रेस में देखा हो या काम करते सुना हो या किसी के पास मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारियां रही हों। मैं डांडा मैडम की बात करूंगी, जिनको टिकट मिला था, उनको पारिवारिक बेस पे टिकट मिला था, कमलेश डांडा जी, कमलेश डांडा जी को, क्योंकि उनके हस्बैंड एक अच्छे राजनीतिक भी थे, अच्छे व्यक्तित्व भी थे, अच्छे व्यक्ति भी थे, और समाज के हित के लिए उन्होंने अपने रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। एक घराना या एक उनकी यूँ समझो कि सिंपथी भी थी, क्योंकि वो समय से पहले चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा सिंपथी भी थी। तो उनको अपने पति के एवज में टिकट मिला है, ना कि उनकी सक्रियता का टिकट मिला है। आपको पार्टी की सक्रियता के मेरी तो सक्रियता मेरी पर्सनल है, ना मेरा बाप कोई राजनीति में था, ना मेरा दादा राजनीति में था, ना मुझे कोई पारिवारिक राजनीति का लाभ मिला है। मेरी व्यक्तिगत जो मेरा प्रयास है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। आपको टिकट मिलेगा तो आपकी पार्टी के प्रति वफादारी और आपके अपने बलबूते पर मिलेगा। मेरी पार्टी की वफादारी तो टिकट मिलो या ना मिलो, मेरी वफादारी जा नहीं सकती। चलिए, मेरी वफादारी, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं जी, धन्यवाद। हाँ, मैं पार्टी के विचार से सहमत हूँ। मैं डिमांड करती हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलेगा ऐसा मैं सोचती हूँ। और इसके साथ मैं एक और बात कहती हूँ, बहुत सारी महिलाओं को टिकट के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगी उतना हमारा रुतबा बढ़ेगा। महिला कोई भी आए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बाय द वे मुझे टिकट ना मिले, किसी महिला को टिकट मिले। जी, अच्छी बात की, जाति कोई हो, महिलाओं की जाति कोई हो, बरादरी कोई हो, इसके लिए मैं कोई ऐसी बात मैं नारी शक्ति को आगे आना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर शकुंतला शर्मा, जिनके बारे में आपने पूरी तरह से खुद इनकी जुबानी सुना कि कितनी पढ़ी लिखी हैं। 30 साल तक शिक्षा के जगत में रही हैं, ट्रिपल एम में है, पीएचडी है, 30 साल तक जो है अध्यापन कार्य में रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य बनी, विभिन्न पदों पर रही, और अब लोकसभा सीट पर, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इन्होंने अपना दावा पेश किया है। और इन्हें उम्मीद है कि पार्टी उन्हें उनकी वफादारी को देखते हुए, पार्टी के प्रति उनकी समर्पण भावना को देखते हुए टिकट देगी, और मोदी लहर में ही, मोदी लहर के जादू के चलते ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनेगी। धन्यवाद।